कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आने वाले भविष्य में इस आर्थिक पैकेज का लाभ मिले, लेकिन वर्तमान में मजबूर मजदूरों द्वारा ट्रेन में बैठाने के नाम पर किसी के द्वारा आर्थिक लाभ लिया जा रहा है। वर्तमान में सड़क पर चलते जन्मभूमि की तलाश में जान गंवाते मजदूरों को नहीं मिल रहा आत्मनिर्भर बनने का चांस, लेकिन वित्त मंत्री के बातों से अंदेशा लगता है कि देश के मजबूत अमीर व्यापारियों को जरूर मिलेगा आत्मनिर्भर बनने का गोल्डन चांस। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज। कैमरे के पीछे है सऊद अंसारी। जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे का नाम है आत्मनिर्भर पैकेज। जो आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया था। तकरीबन 20 लाख करोड़ का ये पैकेज है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले यदि मुझे कोई आत्मनिर्भर की परिभाषा बता सकता है तो वो बता दे। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और मुझे बताए कि आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या होती है। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन है, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताजा जानकारियां मिलती रहें। और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि उन्हें हमारा वीडियो पसंद आता हो तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर पैकेज में सबसे ज्यादा किसी को फायदा मिलने वाला है तो वो है अडानी, अंबानी और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां। वो कैसे, वो भी हम आपको सारी बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया और इसकी पूरी जानकारी दी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे इस पैकेज को हम किन किन लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। इसकी जानकारी वित्त मंत्री ने 5 किस्तों में दी, यानी उन्होंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और अलग अलग दिनों में अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई जानकारी दी। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण था चौथा प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी चौथा किस्त, जब उन्होंने बताया कि हम इस पैकेज का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी हमें दी कि देश के 6 एयरपोर्ट बेचे जाएंगे, कोल इंडिया में तकरीबन 50 कोल ब्लॉक्स को बेचे जाएगा और साथ ही बिजली को जो है वो निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। जानकारी के अनुसार जो हमने रिसर्च किया है उसमें हम आपको बता देते हैं कि किन कंपनियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। चौथे चरण में जो कदम उठाने का ऐलान किया है उसमें कई बड़े उद्योग घराने लाभार्थी होंगे। प्रमुख लाभार्थियों में टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, जीवीके, हिंडाल्को और जीएमआर जैसी कंपनियों के अलावा अडानी, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप, वेदांता और कल्याणी जैसे कारोबारी समूह होंगे। और इसमें आगे हम आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को कोयला, खनिज, रक्षा, बिजली वितरण और हवाई अड्डों जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही जबकि वेदांता और आदित्य बिरला ग्रुप के हिंडाल्को कोयला और खनिज खनन परियोजनाओं को भुनाने में सक्षम होंगे। तो साफ तौर पे बातें हैं
कि जिस तरह से चौथे किस्त में आर्थिक पैकेज के ऐलान में बातें वित्त मंत्री द्वारा बताई गई, उससे तो यही समझ में आता है कि इन बड़ी कंपनियों को राहत मिलने वाली है। एयरपोर्ट से लेकर बिजली उत्पादन तक को या बिजली वितरण तक को निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। तो क्या है आगे की बातें हैं वो भी जानिए। सरकार के इस ऐलान के बाद अडानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और रिलायंस पावर जैसी निजी कंपनियां कोल ब्लॉक के लिए बोली लगाएंगी और इस इंडस्ट्रीज के लिए जो राहत पैकेज दिए गए हैं उसका फायदा इन कंपनियों को सीधे तौर पे मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। कई स्टील कंपनियां भी कोकिंग कोल के कुछ खानों के लिए नीलामी में हिस्सा ले सकती हैं। 50 नए कोल ब्लॉक्स नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। जी आगे ध्यान दीजिए, वित्त मंत्री ने क्या कहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदल जाएगी। इसका मतलब है कि मौजूदा कैपिटल यूजर जैसे टाटा पावर, रिलायंस पावर, टाटा स्टील को अपने हाथ कोयला खनन लाइसेंस बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर बोली लगानी होगी। पिछले दिनों 6 हवाई अड्डे ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद, त्रिवनंतपुरम, लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी और जयपुर के निजीकरण के लिए अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई थी। जी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड 6 एयरपोर्ट को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनियों में इसका नाम शुमार हुआ था। अब रक्षा के क्षेत्र में भी निजीकरण होने की पूरी संभावना है, जैसा कि वित्त मंत्री की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों पर गौर करें तो लगता है। वो कैसे? इसके अलावा रक्षा उत्पादन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई को सरकार ने 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। एफडीआई 49% से 74% यानी 74% हो गया है रक्षा के क्षेत्र में। जी हां, कई भारतीय कंपनियों ने बीते दिनों विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ कई संयुक्त उपक्रमों का गठन किया था, लेकिन अधिकांश बड़ी परियोजनाओं को लेने में विफल रहे थे क्योंकि विदेशी भागीदारी परियोजनाओं में अपनी बौद्धिक पूंजी के कारण ज्यादा हिस्सेदारी चाहते थे। अडानी और अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने पिछले दिनों भारत में प्रोडक्शन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया था, जबकि पुणे स्थित कल्याणी समूह के पास बड़ा रक्षा प्रोडक्ट का कारोबार है। शनिवार को चौथे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, एआरओ के मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। यानी उन्होंने इन चीजों पे जो फॉर्मेट बनाया है वो पूरी तरह से निजीकरण का फॉर्मेट है। इसके पीछे तमाम सवाल हैं और सवाल यदि आपको समझ में आए या अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप भी जरूर पूछिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। आगे के एपिसोड में आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, लेकिन मेरे कई बड़े सवाल हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को जो मोटा वेतन देती है वो क्यों देती है? क्या उनके सरकारी कर्मचारी या उनका सरकारी तंत्र इस काबिल नहीं कि वो अपने एयरपोर्ट्स, अपने बिजली व्यवस्था, अपने रक्षा से जुड़ी हुई जितनी व्यवस्थाएं हैं उस पर काम कर पाए? क्या अब निजी कंपनियां ही काबिल हैं जो इसे आगे बढ़ा सकती हैं और इसमें सुधार ला सकती हैं? अब सरकारी तंत्र इसमें फेल होता साबित हो रहा है, तो फिर जनता के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? क्यों सरकारी कर्मचारियों को मोटा वेतन दिया जाता है? फिर सब कुछ निजी कर देना चाहिए और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए मोटा वेतन लाने का प्रावधान भी लाना चाहिए।